बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है FAC पार्ट 1 की बायोलॉजी में। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, जो सेल थ्योरी है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, और मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं अबाउट सेल। हम 9th क्लास से, बल्कि बहुत लोअर क्लासेस से हम आ रहे हैं कि सेल को हम बार बार डिफ़ाइन करते हैं कि सेल की डिफिनीशन क्या है या हाउ वी कैन डिफाइन सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेल कि व्हाट इज सेल। ठीक है, बेसिकली सेल जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी यूनिट जो होती है वो हमारे पास है सेल। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट मीन, अगर हम थोड़ी सी पीछे चले जाए तो हमारे पास मेल और फीमेल से हेप्लॉइड सेल्स आते हैं और वो हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, और इन्हीं जाइगोट में फिर हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट होती है, इससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो के बाद हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म आ गया वो इन्हीं सेल से आ गया, जो फर्स्ट सेल है। तो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये इस ऑर्गेनिज्म की बुनियाद है। ठीक है, ये इस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल बुनियाद है। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो बन गया ये इन्हीं सेल से, ये इन्हीं सेल की वजह से बना ना। ये इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई, इसमें माइटोसिस हुई और फर्दर जो हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उससे जो नया ऑर्गेनिज्म आ गया वो इन्हीं सेल से आ गया। तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनी वो इन्हीं सेल की वजह से बनी, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल हमारे पास इस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनसाइड द सेल, ये तमाम की तमाम इनसाइड द सेल्स होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या हमारे पास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है, तो ये तमाम के तमाम इनसाइड द सेल होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल हमारे पास एक बुनियादी इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन हमारे पास जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन तमाम के तमाम ये तमाम बने हुए हैं सेल्स से। ठीक है, ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन जो हमारे पास बने हुए हैं एक ही सेल से, मल्टीसेलुलर मीन जो हमारे पास बने हुए हैं मेनी सेल्स से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे पास मल्टीसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड सर्टेन प्रोटिस्ट, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये हमारे पास बने हुए होते हैं किससे? सेल से। ठीक है, अब आते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी हम किसे कहते हैं? सेल थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया श्लाइडन और श्वान, दो साइंटिस्ट है, एक जोलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट, जिन्होंने 1838 और 1839 में प्रपोज किया सेल थ्योरी को। अब सेल थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो सेल थ्योरी का है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल। जो पहले मैंने डिस्कस किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तमाम के तमाम बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा खलियों से। ठीक है, सेल को हम खलिया कहते हैं ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तमाम के तमाम जो यूनिसेलुलर है, जो मल्टीसेलुलर है, वो सेल से बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए सेल्स आते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने देखा कि जाइगोट तो बन गया, अब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। हमारे पास क्या होता है? सेल बार बार डिवाइड हो जाता है। एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 4 में डिवाइड, और 4 8 में, और फिर इसी तरह से सेल्स इंक्रीज होती जा रही है उसकी नंबर, और हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है। जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट उनका ये था कि जो नए सेल्स आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि हमारे पास जो पहले से मौजूदा सेल हैं उन्हीं सेल से न्यू सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो नए सेल्स बन रहे हैं या जो नए सेल्स एराइज हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, पीछे जो हमारे पास ओल्ड सेल्स हैं वो इन्हीं सेल से आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट इनका ये था। तीसरा पॉइंट, सेल कंटेन हेरिडिटरी मटीरियल या हेरिडिटरी मटीरियल, विरासती मादे होते हैं सेल में। सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन से। ठीक है, तो सेल में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए होता है,
उसे हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन पेरेंट्स के, वो मुंतकिल कर देते हैं, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? ऑफस्प्रिंग को। तो इसीलिए हम इसे हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है। चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो था, जो आपके बुक में है, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल। अब मैंने फंक्शनल यूनिट में कहा कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो होते हैं इनसाइड द सेल में। ठीक है, ये इनका लास्ट पॉइंट था। अब आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? बेसिकली माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो हम अपनी आम नज़र से नहीं देख सकते। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो हमारी नज़र उनको देखने की काबिल ना थी, या हम देख नहीं सकते थे उन चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हम नहीं देख सकते, या सेल्स हम नहीं देख सकते, या ऐसे छोटे छोटे वायरसेस होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम फिर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। यानी माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप एक ऐसी आला है जिसके जरिए हम वो चीज़ें देख सकते हैं विच वी कांट सी विद अवर नेकेड आई, जो हम अपनी आम नज़र से नहीं देख सकते। ठीक है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप को। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। याद रखिए कि लैब में जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम माइक्रोस्कोप ही कहते हैं। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन हम कैसे कहते हैं? बेसिकली माइक्रोस्कोप का वो पावर या वो एबिलिटी जिसके जरिए वो हमें किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यानी द कैपेसिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। इसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, इसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो 1500x है। ठीक है, यानी हमारे पास x का मतलब क्या है? टाइम्स, कि वो किसी चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक डॉट है और इस एक डॉट को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखें, लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए, तो इसके साथ अगर हम 1500 डॉट और कर लें तो ये हमें उन्हीं डॉट को उस तरह बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, अब जो मैग्नीफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो वो हमारे पास 1 मिलियन x यानी 10 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाता है वो किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी चीज़ की इमेज को। अब आते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन हम किसे कहते हैं? बेसिकली रिजोल्यूशन भी हमारे पास माइक्रोस्कोप की वो पावर होती है जिसके ज़रिए वो हमारे पास दो चीज़ें जो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास, वो सेपरेट करके दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन पावर है वो है 1 mm, 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस किसी चीज़ के दरमियान हो तो वो हमें दिखाई देता है कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुदा है। मगर अगर 1 मिलीमीटर से कम हो तो फिर वो हमारी आंखें उसकी सेपरेशन नहीं कर सकती। ठीक है, हम वो नहीं देख सकते कि ये एक दूसरे से जुदा है, फिर हमें एक ही चीज़ दिखाई देता है। मगर जो हमारे पास रिजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो 250 nm है, नैनोमीटर। वो हमें अगर कोई चीज़ एक दूसरे से 200 नैनोमीटर के फासले पर है तो वो हमें वो भी दिखा सकता है कि ये एक दूसरे से जुदा है। तो जब हम किसी सेपरेट किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, इस एक तो उनका साइज़ लार्ज करके दिखाते हैं, और दूसरी बात जो रिजोल्यूशन है वो चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट कर कर दिखाना, सेपरेट होके दिखाना। ठीक है, ताकि वो उसकी स्टडी हम इजीली कर सकें। ठीक है, एनएम जो है ये हमारे पास नैनोमीटर है, और नैनोमीटर बहुत माइन्यूट वैल्यू है, 10⁻⁻⁶ mm। ठीक है, इतनी छोटी हमारे पास इसकी यूनिट है। ठीक है, तो वो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम दिखाई दे सकते हैं मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर की वजह से, जो होती हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टैनिंग के बारे में। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।